हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा आज का सेशन ज्योग्राफी का सेशन रहने वाला है, तो इसके अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। साथ में आपको कुछ और मिक्स क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो कि प्राइमरली फिजिकल ज्योग्राफी बेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहला सवाल आज के सेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इंक्रीजेस सैलिनिटी ऑफ द एडजेसेंट कोस्टल वाटर्स? पेंगुएला करंट, गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया करंट, कुरोशियो करंट। चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली सवाल के अंदर हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से ओशन करंट्स हैं वो कि जो कि सैलिनिटी इंक्रीज करते हैं कोस्टल वाटर्स के पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ओशन करंट्स की। तो ओशन करंट्स को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एक होते हैं आपके वार्म ओशन करंट और एक दूसरे होते हैं आपके कोल्ड ओशन करंट। तो जनरली जो वार्म ओशन करंट होते हैं आपके, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और साथ के साथ जो कि टेम्परेचर जब उनका राइज होगा तो वहां पे आपको सैलिनिटी भी राइज होती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पहचानना है कि इनमें से कौन से वार्म ओशन करंट्स है। तो वार्म ओशन करंट में आपको गल्फ स्ट्रीम देखने को मिल जाएगा, देन कुरोशियो करंट आपको वार्म कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा। तो 2 and 4 विल बी योर राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी विल बी दी राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो वही आंसर है आंसर बी। अब एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करेंगे तो वार्म करंट इंक्रीजेस सैलिनिटी बाय एनहांस्ड इवेपोरेशन, तो जिसके अंदर आपको गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो देखने को मिलेंगे, जबकि कोल्ड करंट जो है आपकी सैलिनिटी को डिक्रीज करते हैं, जिसमें कि आपका बेंगुएला और कैलिफोर्निया करंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मैप के थ्रू देखें तो आपको यहाँ पे मैप के थ्रू पता चल जाएगा कि कौन कौन से करंट। दिस इज योर गल्फ स्ट्रीम करंट जो कि सैलिनिटी को इंक्रीज करेगा, वार्म करंट है। देन इसके बाद कोल्ड करंट की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया करंट आपका क्या है, कोल्ड करंट है कि कैटेगरी के अंदर आएगा आपका। देन दिस इज योर कुरोशियो करंट, ये अगेन वार्म करंट है, जापान की कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली यहाँ पे। तो अगेन ये भी वार्म करंट, तो सैलिनिटी को इंक्रीज करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे बेंगुएला की बात कर रहे हैं, तो बेंगुएला अगेन कोल्ड करंट है, आपको अंगोला कंट्री है अफ्रीका के पास यहाँ पे, तो वहां पे आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली। तो इस वजह से यहाँ पे आपको सैलिनिटी बेंगुएला करंट की वजह से जितने भी कोल्ड करंट्स है उनकी वजह से सैलिनिटी आपको डिक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो जनरली वार्म करंट इंक्रीजेस करते हैं आपकी सैलिनिटी, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आओ चलते अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन सॉइल के एस्पेक्ट में डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी और बताया पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो चलते हैं अब स्टेटमेंट की तरफ। लेटरेट सॉइल आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, ब्लैक सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम बसाल्टिक लावा, अलुवियल सॉइल आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, एरिड सॉइल हैव हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। तो यहाँ पे चार डिफरेंट स्टेटमेंट्स, कौन सी करेक्ट है? तो आओ देखते हैं। तो पहली बिल्कुल सही है कि लेटरेट सॉइल जो है आपके अंदर उसमें आपको आयरन और एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। ब्लैक सॉइल जो कि आपकी बसाल्टिक लावा से आपको डिराइव होती हुई देखने को मिलती है, और जनरली डेकन ट्रैप इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन जब यहाँ पे हो तो मैग्मा जब सॉलिडिफाई हुआ तो उसकी वजह से ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिल रही है। देन एलुवियल सॉइल के अंदर आपको नाइट्रोजन और ह्यूमस का कंटेंट बिल्कुल कमी देखने को मिलती है, इसीलिए हम इसके अंदर फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं ताकि इसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। तो 1, 2 and 3 विल बी दी राइट आंसर होना चाहिए इसका। और वैसे भी अगर हम बात करें तो एरिड सॉइल के अंदर हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, जिस वजह से आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली ज्यादा एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हाई मॉइस्चर कैपेसिटी रिटेंशन कैपेसिटी तो एग्रीकल्चर भी ज्यादा देखने को मिलता, पर एरिड सॉइल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। इसके अंदर जनरली आपको कैक्टस जैसे प्लांट्स या वेजिटेशन देखने को मिलती है जो कि बहुत ही कम मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर अगर मैं कहूं कि बहुत कम मॉइस्चर कंटेंट में भी थ्राइव कर जाते हैं। तो इसलिए हाई मॉइस्चर कंटेंट ये जो है एरिड सॉइल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो 1, 2, 3 विल बी द राइट आंसर। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही, इसका ए ही आंसर आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, लेटरेट सॉइल आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, ब्लैक सॉइल कम फ्रॉम basaltic rock, alluvial soil lacks nitrogen, arid soil have very poor moisture retention, so statement 4 is wrong। क्लियर हो गई बात? तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली पता होनी चाहिए। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सी करेक्ट है। तो चलते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। तो स्टेटमेंट्स में पूछा गया है, करेवाज आर प्राइमरली फाउंड इन द झेलम बेसिन ऑफ कश्मीर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे आर फेमस फॉर सेफ्रन कल्टीवेशन ड्यू टू देयर पोरस एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल
सही है। करेवाज रिप्रेजेंट एन एंशिएंट डेल्टिक डिपॉजिट फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये डेल्टिक डिपॉजिट नहीं है, ये बल्कि कैसे हैं, ये डिपॉजिट जो आपको देखने को मिलते हैं, दीज आर दी लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि थिक ग्लेशियल क्ले के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या पूछा है, करेक्ट, तो 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर जो होना चाहिए 1 एंड 2 बी ऑप्शन होना चाहिए। तो बिल्कुल वही ऑप्शन है। अब देख भी लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। करेवाज आर कंसंट्रेटेड अराउंड दी जेलम वैली ऑफ कश्मीर, जो जेलम रिवर के बेसिन्स के बैंक पे आपको देखने को मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली इन पंपोर, जो कि सेफ्रन कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे फेमस है। तो केसर की खेती होती है और यहाँ पे जो लोकल क्वालिटी का जो केसर होता है उसका नाम होता है वहां पे जाफरान। तो इस चीज को आपने याद रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे रिच लोमी और वेल एरेटेड सॉइल देखने को मिलती है। साथ में ये डेल्टिक डिपॉजिट्स नहीं है, ये कैसे हैं, लैकुस्ट्राइन लेक डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। और ये जो आप यहाँ पे फ्लावर देख रहे हैं, दिस इज जो है ये सेफ्रन का ही फ्लावर आपको देखने को मिलता है। तो इनिशियल स्टेज में आपका जो केसर होता है कुछ इस टाइप पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following statement correctly explains the difference between the Himalayan and peninsular rivers? तो ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है डिफरेंस हिमालयन और पेनिसुलर रिवर के बीच में? तो ए, बी, सी या डी, कौन सी ऑप्शन होगी? तो फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो एक बार देखते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स को। हिमालयन रिवर्स आर ओल्डर देन पेनिसुलर रिवर्स, Himalayan rivers have greater water discharge due to perennial flow, peninsular rivers are antecedent while Himalayan rivers are consequent, peninsular rivers form large deltas than Himalayan rivers। तो करेक्टली जो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे वो यही है कि Himalayan rivers have great water discharge due to their perennial flow। तो B will be the right answer होना चाहिए, क्योंकि हिमालय नदियां जो हैं आपको ज्यादा वाटर डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं, क्योंकि सारा साल उनके अंदर आपको पानी देखने को मिलता है। तो Himalayan rivers are perennial fed by glaciers and rainfall leading to large discharge, and peninsular rivers depend mainly on the rainfall and have smaller discharge and basins। और जनरली आपकी जितनी भी पेनिसुलर रिवर्स हैं ये जनरली मॉनसून फेड रिवर्स आपको जनरली देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम ये बोल सकते हैं कि रेनफॉल डिपेंडेंट ही ज्यादा ये रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो ये सब चीजें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज प्रोन टू बोथ साइक्लोन एंड सुनामीज? तो इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है भारत में जो कि साइक्लोन और सुनामीज के लिए बिल्कुल प्रोन माना गया है? देखते हैं, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट या फिर काठियावाड़ कोस्ट। तो जनरली हमारी ईस्ट कोस्ट की जब हम बात करेंगे वही ज्यादा प्रोन है बोथ सुनामीज और साइक्लोन के लिए। तो इसके अकॉर्डिंगली ईस्ट कोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको कोरोमंडल कोस्ट ही राइट ऑप्शन देखने को मिलेगी, जो कि तमिलनाडु का कोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी रेस्ट जितनी भी चीजें हैं आपको वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर ही देखने को मिलेंगी, जहां पे काठियावाड़ कोस्ट गुजरात में, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र गोवा के आसपास, देन उसके बाद मालाबार कोस्ट केरला के अंदर। क्लियर है बात? तो ये सब चीजें आपको वेस्टर्न कोस्ट पे, तमिलनाडु के कोस्ट को हम कोरोमंडल कोस्ट जो कि ईस्ट कोस्ट है, और ईस्ट कोस्ट ही प्रोन है आपका साइक्लोन और सुनामीज के लिए। तो बी विल बी दी और राइट आंसर होना चाहिए। तो बी ही इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश फेसेस द बे ऑफ बंगाल एंड इज वल्नरेबल टू बोथ साइक्लोन्स एंड सुनामीज। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, इकलौता वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? दैट इज ऑप्शन है आपके पास J&K, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। तो वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग आइलैंड नेशनल पार्क जो कि केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है वो आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलता है। तो बी विल बी दी राइट आंसर होना चाहिए, इसका वही है। और इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर इज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड इन लोकटक लेक, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलती है, एक स्पेशल टाइप की। यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लोटिंग आइलैंड किस लिए जाना जाता है, इस टाइप की स्पेशल वेजिटेशन जो कि अगर मैं बात करूं देखने को मिलती है, जिनको हम फूमदीज के नाम से जानते हैं। एक तो ये चीज है, साथ में यहाँ पे आपको एक हॉपिंग संगाई डियर के भी आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो याद रखना है यहाँ पे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन लोकटक लेक
होम टू एंडेंजर्ड संगाई डियर, जो कि हॉप करके आपको यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि संगाई डियर भी आपको यहीं देखने को मिलता है। तो इसके साथ एसोसिएटेड ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर इन्वर्जन के रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स, और पूछा गया है करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट, टेम्परेचर इन्वर्जन अकर्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट इन लोअर एटमॉस्फेयर। It generally takes place during long cold nights with clear skies and calm air. Temperature inversions favor vertical mixing of air. करेक्ट चीजें पूछी गई हैं, तो देखते हैं अब हम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर इन्वर्जन में जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ इन लो एटमॉस्फेयर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है, बट जनरली यहाँ पे इस केस के अंदर यहाँ पे सिचुएशन जब उल्टी होती है कि जैसे आप एटमॉस्फेयर के अंदर हाइट पे जा रहे हैं तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। जबकि नॉर्मल केस की अगर हम बात करेंगे, जब भी आप 1000 मीटर एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर जाते हैं तो आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप देखने को मिलता है, उसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। पर जब ये कंडीशन रिवर्स होती है कि आप जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यही टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाता है। और जनरली ये लॉन्ग कोल्ड नाइट और क्लियर स्काइज और काम एयर के साथ ही आपको देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वर्टिकल मिक्सिंग को फेवर करता है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पे जनरली दो कोल्ड एयर के बीच में जब आपका वार्म एयर पैकेट ट्रैप कर जाता है तो आपको वहां पे वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होने देती है। वो एक बैरियर का काम करते हैं जो दो डिफरेंट कोल्ड लेयर्स हैं, जिस वजह से यहाँ पे वर्टिकल मिक्सिंग एयर की नहीं हो पाती और एक कंडीशंस काफी समय तक प्रिवेल होती हुई आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए 1 and 2 विल बी दी राइट आंसर। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन ही है। अब यहाँ पे देख भी लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, दिस डिफाइंस टेम्परेचर इन्वर्जन, बिल्कुल सही। देन करेक्ट क्यों है, रेडिएशन कूलिंग ऑफ सरफेस ड्यूरिंग काम क्लियर नाइट कॉजेज इन्वर्जन। और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इन्वर्जन सप्रेस वर्टिकल मिक्सिंग ड्यू टू स्टेबल एयर। तो जनरली जो इन्वर्जन है आपकी वो सप्रेस कर रही है वर्टिकल मिक्सिंग को, क्योंकि स्टेबल एयर लेयर्स आपको वहां पे देखने को मिलती हैं। तो इसको जनरली हम इसके थ्रू, इमेज के थ्रू ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आप देखोगे कि जो गर्म हवा होती है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो क्या करेगी, गर्म हवा ऊपर उठती हुई आपको देखने को पर्टिकुलरली मिल जाएगी यहाँ पे। अब ये गर्म हवा ऊपर गई, ऊपर चली और ठंडी हुई और ऊपर तक आते थे और एक ज्यादा ठंडी हुई। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या हुआ कि यही जो कूलर एयर है, वो जो कूलर एयर थी उसको कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। और क्लियरली आप यहां पे देख रहे हैं कि जो वार्म एयर यहां होनी चाहिए थी, नीचे होनी चाहिए थी, ये उल्टा हो गया। वहां पे कूलर एयर जो थी यहां, ये वाली जो कूलर एयर थी, ये वाली कूलर एयर यहां पे अब आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो वार्म एयर है ये आपको यहां पे देखने को मिल रही है। मतलब इन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया है, जिस वजह से इस कूलर एयर और इस कोल्ड एयर के बीच में ये वार्म एयर का जो पैकेट है ये ट्रैप हो गया, और इसी को हमने क्या बोल दिया, दैट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये चीज आपने देखी होगी जनरली कि निचले जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, जब ठंड का टाइम आता है और जब आसमान बिल्कुल साफ होता है, रात आपको लंबी देखने को मिलेंगी, तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली क्या देखने को मिलेगा कि निचले लो लाइंग एरियाज में आपको फॉग देखने को मिलती है, जबकि पहाड़ों पे आपको काफी अच्छी खासी धूप और ज्यादा वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है। और यहीं पे आप देखेंगे कि नीचे बिल्कुल एक पॉल्यूटेंट का, एक स्मॉग की भी लेयर बन जाती है नीचे चल के, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज से जो भी धुआं आ रहा है वो सब स्मोक प्लस फॉग की फॉर्म में आपको मिक्स होता हुआ नीचे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेदर फिनोमेना लाइक स्टॉर्म्स, रेनफॉल एंड क्लाउड्स अकर मेनली इन ट्रोपोस्फेयर। दिस इज योर असर्शन। रीजन, द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। तो इनमें से आपने बताना है कि जो रीजन और असर्शन के अकॉर्डिंगली ABCD जो ऑप्शंस है, क्या क्या ये ऑप्शंस रहेंगी इस आंसर के अंदर। तो सबसे पहले बात करें, जितने भी वेदर एसोसिएटेड फिनोमेना हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, बिल्कुल सही है। और ट्रोपोस्फेयर में ऑलमोस्ट जितने भी एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर देखने को मिलते हैं वो यहीं देखने को मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इसका आंसर A ऑप्शन होना चाहिए। तो यही इसका आंसर भी है। द ट्रोपोस्फेयर कंटेन अराउंड 99% ऑफ द वाटर वेपर enabling condensation, cloud formation, storms and all weather activities, hence R correctly explains A। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला है
टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफन लीड्स टू स्मॉग फॉर्मेशन इन अर्बन एरियाज. रीजन, ड्यूरिंग इन्वर्जन वर्टिकल एयर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स नियर द ग्राउंड. तो अगेन A B C D, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, बिल्कुल टेम्परेचर इन्वर्जन से स्मॉग फॉर्मेशन आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही है. और इसी इन्वर्जन के टाइम पे वर्टिकल एयर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, जिस वजह से जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो ग्राउंड के नजदीक आपको ट्रैप होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा भी. तो यस, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. तो इसका आंसर A ऑप्शन ही होना चाहिए, जैसा कि अब हमने पीछे एक्सप्लेनेशन में हमने देखा भी था टेम्परेचर इन्वर्जन के. तो इसका आंसर A will be the right answer. Inversion prevent vertical dispersion of pollutants leading to accumulation of dust, smoke and gases forming photochemical or winter smog in cities like Delhi और लॉस एंजलस. तो यहाँ पे यह सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी. आप इस तरह से आप ये देख भी सकते हैं कि पर्टिकुलरली इस तरह का स्मॉग फॉर्मेशन देखने को भी आपको मिल जाएगा. और इसी तरह के स्मॉग को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के नाम से भी जानते हैं. इस स्मॉग को कैसा? फोटोकेमिकल स्मॉग. और इसी स्मॉग को जनरली किसकी वजह से देखने को मिलेगा? सोलर रेडिएशन की वजह से एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें प्ले करता है. और इसी स्मॉग को हम समटाइम्स रेफर करते हैं लॉस एंजलस स्मॉग के नाम से. एक और दूसरा स्मॉग होता है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्मॉग, या फिर जो कॉमनली स्मॉग बोलते हैं उसका नाम जो दूसरा है उसको बोलते हैं हम लंदन स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है. तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेसोस्फीयर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स. और पूछा गया है कि अब किन में से कौन सी स्टेटमेंट्स ऊपर दी गई करेक्ट है. तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं. इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर. इट इज द रीजन वेयर मेटेओराइट बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर. तो सबसे पहले मेसोस्फीयर के रिगार्डिंग, यस, ये बिल्कुल सबसे ठंडी लेयर है एटमॉस्फेयर की, बिल्कुल सही है. नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स भी आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं इसी लेयर के अंदर. नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड जो चमकते हुए बादल आपको देखने को मिल जाएंगे, खास करके रात को बहुत चमकते हैं बादल. इट इज द रीजन वेयर मेटेओराइट बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर. ये भी बिल्कुल सही है. तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं. तो 1, 2 and 3 विल बी द राइट आंसर. तो डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए. तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन. तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लें. मेसोस्फीयर अप्रोक्सीमेटली 50 to 80 किलोमीटर अबव द एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा. कोल्डेस्ट लेयर, स्टेटमेंट 1 करेक्ट. नॉक्टिल्यूसेंट का मतलब नाइट शाइनिंग क्लाउड्स अकर इन अपर मेसोस्फीयर, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. और मेटेओराइट बर्न अप होते हैं मेसोस्फीयर के अंदर ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल सही है. तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. और जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो एक बार रिवाइज भी होंगे. तो आई होप आप सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को भी, ताकि आप तक इस तरह के और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशंस और भी आते रहें. थैंक यू वेरी मच.